हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत करते हैं एक बार फिर से आप सभी का फिक्स टारगेट 2.0 परिवार के एक और नई क्लास में। जितने भी स्टूडेंट बिहार के किसी भी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जामिनेशंस देने वाले हैं और जिस स्टूडेंट ने स्किल इनहेंसमेंट कोर्स यानी कि एससीसी पेपर फर्स्ट में क्रिएटिव राइटिंग, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं रचनात्मक लेखन, यदि आपने क्रिएटिव राइटिंग सब्जेक्ट रखा है तो आप लोग आज के इस पूरी महामैराथन क्लास को ध्यान से देखिए, क्योंकि आज के इस क्लास में मैं आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस डिस्कस करने वाला हूं। शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस, प्रत्येक क्वेश्चंस को मैं आपको इस अंदाज में समझाने वाला हूं आज कि आपसे यहां से रिलेटेड अगर कुछ भी लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस भी पूछा जाता है तो आप बड़ी आराम से उस प्रश्न का आंसर कर सकते हो। बस आपको धैर्य के साथ क्या करना है, तो पूरे क्लास को शिद्दत से करना है और सभी प्रश्नों को अच्छे से समझना है। मेरी कोशिश रहेगी कि प्रत्येक प्रश्नों को जो मैं आपको क्लास में ही याद करा दूं, इस तरीके से मैं समझाऊंगा। ठीक है, चलिए फटाफट से एक बार सेशन को अभी तक लाइक नहीं किया है मेरे भाई, लाइक कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों के बीच इसे जरूर शेयर कर देना ताकि सभी को हेल्प मिल सके। और अंत में कहूंगा जरूर एक बात कि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर लीजिएगा, इससे हमारा भी भला हो जाएगा और आपका तो भला होना ही है। चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चंस देखिए, बारी बारी से क्वेश्चंस को देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चंस आपका जो कि आपके सिलेबस से रिलेटेड है। क्वेश्चंस कहता है कि रचनात्मक लेखन, जिसे हम लोग क्रिएटिव राइटिंग कहते हैं इंग्लिश में, यह क्या है। सब्जेक्ट ही आपका है रचनात्मक लेखन, तो हमें जानना जरूरी हो जाता है रचनात्मक लेखन क्या होता है। तो देखिए, अगर हम कोई भी लेखन कार्य करते हैं तो उसे क्या बनाने के लिए, सुंदर बनाने के लिए, क्या बनाने के लिए, सुंदर बनाने के लिए, उसे सरल बनाने के लिए, उसे आकर्षित बनाने के लिए जिस लेखन शैली का हम लोग प्रयोग करते हैं उसी लेखन शैली को क्या कहा जाता है, रचनात्मक लेखन कहा जाता है। उम्मीद करता हूं आप जो है हमारी बात को समझ रहे होंगे कि रचनात्मक लेखन जो है ये होता क्या है। रचनात्मक लेखन लेखन का एक प्रकार का शैली है जिसके अंतर्गत जो है कुछ भी लेखन करने वाले जो भी व्यक्ति हैं वह क्या करते हैं, तो या तो वह गद्य के माध्यम से या फिर काव्य छंद के माध्यम से अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को, अपने कल्पनाशील विचारों को क्या करता है, तो सुंदर और मधुर भाषाओं में, सुंदर और मधुर शैलियों में क्या करता है, तो व्यक्त करता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, तो आप कहोगे सर रचनात्मक लेखन कहते हैं, क्रिएटिव राइटिंग कहते हैं। अब देखिए, रचनात्मक लेखन जो है इसके 4 रूप होते हैं। आप कहोगे सर कौन कौन सा रूप होता है, तो पहला तो रूप होता है इसका काल्पनिक, इसके बाद जो है दूसरा रूप होता है गैर काल्पनिक, और तीसरा रूप होता है कविता, और चौथा रूप होता है पटकथा लेखन। ये 4 रूप किसके होते हैं, तो आप कहोगे सर रचनात्मक लेखन के ये 4 रूप होते हैं, जिसमें कभी कभी क्या होता है, तो पटकथा लेखन को या फिर कहा जाए तो इसे नाटक लेखन के रूप में भी जानते हैं। पटकथा लेखन को किसके रूप में जानते हैं, तो नाटक लेखन के रूप में भी जानते हैं। आइए आगे समझते हैं। तो रचनात्मक लेखन जो होता है, देखिए ये पॉइंट्स याद रखिएगा, यहां से ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनाए जा सकते हैं। रचनात्मक लेखन जो है यह गैर काल्पनिक, इसके बाद संस्मरण और व्यक्तिगत निबंध जैसे कई रूप धारण कर सकती है, यानी कि यह गैर काल्पनिक भावनाओं को व्यक्त करती है। साथ में इसमें जो है कुछ ऐसी चीजें जो अस्मरणीय होगा उसे व्यक्त किया जाता है, या फिर किसी व्यक्ति विशेष पर कोई निबंध व्यक्त की जाती है। तो यही आपका क्या है, तो एक रचनात्मक लेखन है। रचनात्मक लेखन इन सभी रूपों में व्यक्त किए जाते हैं। तो अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखो, यहां से क्या पूछ लिया जा सकता है आपसे कि निम्नलिखित में से जो है रचनात्मक लेखन को किस आधार पर व्यक्त किया जा सकता है, तो आप कहोगे सर इसे जो है गैर काल्पनिक तरीके से व्यक्त किया जा सकता है, संस्मरण के तरफ से व्यक्त किया जा सकता है, और इसे जो है किसी व्यक्तिगत निबंध के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो उम्मीद करता हूं ये पॉइंट्स जो है रचनात्मक लेखन का आपको समझ में आ गया होगा। एक बार आप लोग कमेंट करके बता दीजिए कि सर समझ में आया आपको या नहीं आया। फटाफट से आप लोग कमेंट में छाप दीजिए, और क्लासेस यदि आपको हेल्पफुल लगती है तो अपने सभी दोस्तों के बीच इसे जरूर शेयर कीजिए। ठीक है, आइए बात करते हैं अगले प्रश्न पर। तो आपका अगला प्रश्न, यह भी मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, स्टार लगाइएगा क्वेश्चंस पर और समझिए ध्यान से क्या कहता है प्रश्न। प्रश्न कहता है कि औपचारिक एवं अनौपचारिक विमर्श पर क्या करें, तो अंतर बताइए। औपचारिक विमर्श क्या होता है, अनौपचारिक विमर्श क्या होता है, समझिए। देखिए, औपचारिक विमर्श की अगर हम बात करें तो यह एक प्रकार का ऐसा विमर्श होता है जिसमें बातों या व्यवहारों का प्रयोग अवसर या स्थान के अनुरूप नियमों के अनुसार किया जाता है। जैसे मान लीजिए, देखिए इसको हम एग्जाम्पल से समझेंगे, परिभाषा से मैं जानता हूं कि आपको समझ में नहीं आया होगा। औपचारिक विमर्श एक प्रकार का ऐसा विमर्श होता है, जैसे मान लीजिए कोई बातें आप अपने शिक्षक से क्या कर सकते हैं, खुलकर थोड़ी ना बात कर सकते हैं, अपने मम्मी पापा से खुलकर थोड़ी ना बात कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि अपने दोस्त से आप जिस तरीके से अपने गर्लफ्रेंड के बारे में बतिया लेते हो, कभी अपने पापा से बतिया के देखे हो, नहीं देखे हो, कभी अपने मम्मी से बतियाए हो, नहीं बतियाए हो। तो देखिए वहां क्या होता है, इस चीज की मर्यादा होती है।
और इसी मर्यादात्मक तथ्यों को क्या कहा जाता है, तो औपचारिक विमर्श कहा जाता है। तो उम्मीद करता हूं अब आपको औपचारिक विमर्श के बारे में समझ में आ गया होगा कि औपचारिक विमर्श एक प्रकार का ऐसा विमर्श है जिसमें अपनी बातों को व्यक्त करने के लिए, अपने व्यवहारों को दर्शाने के लिए कुछ कायदे कानून या फिर कुछ नियमों का पालन करना होता है। लेकिन इसके जस्ट विपरीत होता है अनौपचारिक विमर्श। अनौपचारिक विमर्श क्या होता है, तो यह जैसे कि हम अपने दोस्तों के साथ बर्ताव करते हैं, दोस्तों के साथ बातचीत करते हैं, है कि नहीं। तो औपचारिक विमर्श, अनौपचारिक विमर्श में क्या होता है, तो अनौपचारिक विमर्श एक प्रकार का ऐसा विमर्श होता है जिसमें बातों या व्यवहारों के प्रयोग के लिए कोई विशेष नियम नहीं होता है और इसके अंतर्गत जो है हम अपनी बातों या फिर अपने व्यवहारों को स्वतंत्रता पूर्वक जो है व्यक्त कर पाते हैं। जैसे कि बिना अपने दोस्त से डरे हुए अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में अपने दोस्त को बता देते हैं कि नहीं। अगर मान लीजिए कोई प्रॉब्लम्स चलता हो तो क्या करते हैं, बिना डरे हुए, ऐसा भी डर नहीं होता कि वो हमारे गार्जियन को जाकर कह देंगे, ऐसा बिल्कुल भी डर नहीं होता। एक भरोसा वहां होता है कि हम अगर बता भी देंगे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी चीज को क्या कहा जाता है, अनौपचारिक विमर्श कहा जाता है। उम्मीद करता हूं आपको औपचारिक और अनौपचारिक विमर्श के बारे में समझ में आ गया होगा। आइए हम लोग अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन क्या कहता है, आपका अगला नंबर क्वेश्चन है वार्तालाप क्या है। वार्तालाप जिसे हम लोग एक बोलचाल की भाषा में कह सकते हैं बातचीत, क्या कह सकते हैं, वार्तालाप कहिए या फिर इसी को हम लोग बातचीत कह सकते हैं। तो बातचीत क्या होता है इसके बारे में समझेंगे। इसके साथ ही कह रहा है कि इसकी प्रमुख विशेषताओं को लिखिए, यानी कि वार्तालाप की क्या विशेषता है। तो देखिए सबसे पहले हम वार्तालाप को समझते हैं। तो वार्तालाप या बातचीत जो है यह मनुष्य के द्वारा समाज में परस्पर संपर्क कायम करने का एक बहुपक्षीय और स्वाभाविक माध्यम होता है। इससे मनुष्य जो है अपने विचारों का आदान प्रदान करता है। अर्थात कहने का मतलब यह हुआ कि वार्तालाप जो है एक तरीका है। किस चीज का तरीका है भाई, यह तरीका है लोगों के बीच संपर्क बनाने का, अपनी बातों को लोगों को समझाने का। ठीक है, जैसे कि हम और आप अभी बातचीत कर रहे हैं, मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं, हमारी बातों को समझने के बाद आप कमेंट करके जवाब दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो है यह हम दोनों के बीच एक वार्तालाप है, यह बातचीत है। और यहां पर हम क्या करते हैं, तो अपने पक्षों को, अपने विचारों को, अपनी जो है ज्ञानों को आपके बीच प्रस्तुत कर पाते हैं। इसी को वार्तालाप कहा जाता है। वार्तालाप कहने का मतलब है आपस में की जाने वाली बातें। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप वार्तालाप के बारे में समझ गए होंगे। अब समझते हैं हम लोग कि वार्तालाप की विशेषता क्या होती है। तो देखिए वार्तालाप की वैसे तो बहुत सारी विशेषता होती है, लेकिन इसमें से कुछ प्रमुख विशेषताएं, जैसे कि वार्तालाप के अंदर क्या होनी चाहिए, मधुरता होनी चाहिए। मधुरता कहने का मतलब है कि आप जब कभी भी किसी से बात करते हैं तो ऐसे शब्दों का इस्तेमाल ना करें कि सामने वाला जो आपकी बात सुन रहा है उसे वह बुरा लग जाए, उसे वह कटु लग जाए। अगर ऐसा होता है तो वह जो है आपसे वार्तालाप बंद कर सकता है। इसीलिए वार्तालाप के दौरान हमें कैसे शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए, मधुर शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए। इसके बाद वार्तालाप में क्या होनी चाहिए, गतिशीलता होनी चाहिए। गतिशीलता जो कि आपके क्रमानुसार होना चाहिए, वहां पर जैसी सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए। ऐसा इसलिए कि देखिए अगर मान लीजिए क्या होता है कि हम कोई व्यक्ति, दो व्यक्ति आपस में बातचीत कर रहे हैं, कोई यहां पर राम है और ये श्याम है, ये आपस में क्या कर रहा है, एक दूसरे से बातचीत कर रहा है। राम ने श्याम को कुछ बोला, अब जो है इस पर श्याम का जवाब घंटों बाद आएगा, तो क्या करेगा, कितना देर ये बात कर पाएगा, बिल्कुल नहीं। ये क्या करेगा भाई साहब, तो वहां से उठ के भाग जाएगा, कहेगा दूर यार हम बक 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 बोले जा रहे हैं और इधर से तो कोई रिप्लाई ही नहीं हमारा आ रहा है। तो ऐसी स्थिति में सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमें क्या होनी चाहिए, तो वार्तालाप में गतिशीलता लानी चाहिए। जहां पर अगर तेजी से बात करना हो वहां पे तेजी से, जहां पे धीरे से बात करना हो, जैसे लोग क्या करता है गर्लफ्रेंड से एकदम फुसफुसा के भाई साहब एकदम लगले एकदम धैले है एकदम कसिया के, और एगो बात को 4 घंटा में बोलता है कि नहीं। तो वहां पर वैसा सिचुएशन होता है, तो उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग चलती है गाड़ी। लेकिन जहां पर आप इस सिचुएशन के ठीक विपरीत होंगे तो आपको क्या करना होगा, आपको उसमें उसके अकॉर्डिंग गतिशीलता भी लाना होगा। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। देखिए तो अगली विशेषता है हाव भाव युक्त होना। अब हाव भाव युक्त होने का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए हम दोनों यहां पर आपस में बातचीत कर रहे हैं, तो हमारे बातचीत के दौरान जो है हमारे हाथों का, हमारे चेहरों का, ठीक है, हमारे शारीरिक गतिविधियों का क्या होना चाहिए, तो एक्सप्रेशन सामने में होना चाहिए, जिससे क्या हो सके। जैसे मान लीजिए कि मैं आपको ये चीजें बता रहा हूं और सीधे मैं बोलते जाता तो आपको चीजें उतनी ज्यादा समझ में नहीं आती, जितना मैं बोलने के साथ साथ जो है
लिख रहा हूं तो इसका मतलब यह है कि आपका आई कॉन्ट्रैक्ट जो है यहां पर बना हुआ है। आप जो है हमारे लिखे गए बातों को, हमारे द्वारा जो यहां पर व्यक्त किए गए बात है उससे जोड़कर आप क्या करते हैं तो इसे समझते हैं। इसीलिए आवभाव युक्त होना चाहिए हमारी वार्तालाप, और इसके साथ उसमें स्पष्टता भी होना चाहिए कि यदि आप बातचीत कुछ भी कर रहे हैं तो वह क्लियर हो। ऐसा नहीं कि आप क्या करें, मैं कुछ बोल रहा हूं और ऐसा बोल रहा हूं जो आपके पल्ले ही नहीं पड़ रहा है, तो आपसी वार्तालाप क्या हो जाएगी, वहां पर खत्म हो जाएगा। आप जो है ये वीडियो देखना छोड़कर चले जाओगे। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, हमें बातों में स्पष्टता लाने की जरूरत होती है। आपको हम कितने अच्छे तरीके से समझा सके ताकि आप जो है हमारे साथ यहां जुड़कर पूरी बातों को हमारी सुने और अच्छे से इसको समझें। तो उम्मीद करता हूं वार्तालाप क्या होता है और वार्तालाप की विशेषताएं क्या होती है आप इसको समझ गए होंगे। अब आइए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न पर। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है लेखन क्या है, इसके महत्वों को लिखे। यानी कि जैसे कि अभी हम लिख रहे हैं तो इसे हम लोग लेखन कहते हैं, और अगर गा रहे हैं तो उसे गायन कहते हैं, बोल रहे हैं तो उसे वक्तव्य कहते हैं कि नहीं। उसी में यहां से पूछा गया आपको कि लेखन क्या होता है, इसके क्या महत्व है, लेखन हमारे लिए जरूरी क्यों होता है, इसको समझाना है। चलिए हम बात करते हैं लेखन की। तो लेखन जो है भाई साहब यह क्या होता है, तो लेखन भावों और विचारों की एक कलात्मक अभिव्यक्ति होती है, जिसके जरिए हम लोग लेखन के जरिए क्या करते हैं, हम अपनी भावनाओं को, हम अपने विचारों को लिखकर व्यक्त करते हैं। अर्थात जब लिखित रूप में हम अपनी विचारों या भावनाओं को व्यक्त करते हैं तब उसे लेखन या फिर लिखित रचना के नाम से जाना जाता है। अब आइए हम समझते हैं कि लेखन का महत्व क्या होता है। तो देखिए लेखन जरूरी क्यों है, तो लेखन कई मायने में जरूरी होता है। कहोगे सर ऐसा क्यों, तो देखिए जैसे कि आप पढ़ने के बाद जल्दी से कमेंट कर देते हो कि सर पीडीएफ इसका कहां मिलेगा। मेरे भाई वास्तविकता है कि हमें इसकी पीडीएफ जो है आपको उपलब्ध करा देनी होती है, इसलिए ताकि आपने हमारी बातों को सुन तो लिया है, अब जो है यह पीडीएफ के जरिए आप क्या कर पाएंगे, जब ये पीडीएफ नोट्स आपको मिलेगा तो आप उसे पढ़कर हमारी बातों के साथ जोड़कर आप उसका रिवीजन कर सकोगे। तो यहां पर लिखित फॉर्म कितना आवश्यक हो गया, ये चीज समझ गए। देखिए भाषा के लिपिबद्ध प्रतीकों का मानव सभ्यता के विकास में क्या रहा है, तो काफी ज्यादा योगदान रहा है, और इसके माध्यम से ही क्या हो पाया है, तो जो भी चीजें पुरातन समय की है यानी कि प्राचीन समय की है। अब देखो कोई प्राचीन समय की बात कर ले तो जैसे हमें प्राचीन इतिहास के बारे में कुछ भी पता है भाई, आज ये 10-20 साल पहले, 20-25 साल पहले हमारा जन्म हुआ है, हमारे वंशज जो भी हैं उनका भी जन्म बहुत ज्यादा तो 100 साल पहले हुआ होगा, लेकिन हमारे पास 500 साल 5000 साल पहले का इतिहास भी वर्णित है। अब ये भाई साहब हम इसको कैसे जान पाते हैं, क्योंकि भाई साहब इसका क्या है, तो इसका एक लिखित फॉर्म हमारे बीच उपस्थित है, जिसको पढ़ करके हम क्या करते हैं, तो उस समय के इतिहास को समझ पाते हैं, उस समय के जो है दशाओं को समझ पाते हैं। तो इसलिए जो है क्या हो जाता है, लेखन का हमारे जीवन में महत्व हो जाता है, मानव सभ्यता में जो है लेखन शैली का काफी महत्व हो जाता है। इसके साथ साथ लेखन कौशल के माध्यम से छात्र का ज्ञान जो है क्या होता है, या विस्तृत होता है। छात्र का ज्ञान लेखन कौशल से किस लिए विकसित होता है, तो देखिए जैसे कि अगर आप किसी चीज को याद करते हो मेरे भाई, ठीक है, याद करते हैं तो आप इस चीज को भूल सकते हैं, लेकिन नहीं भूलेंगे इसके लिए आपको क्या करना होता है, तो जब कोई चीजें आप याद कर लेते हैं तो उसे बिना देखे हुए यदि आप लिख लेते हैं तो वह क्या हो जाता है, तो एक तरीके से मील का पत्थर बन जाता है। मील का पत्थर कहने का मतलब वह आपके दिमाग में अपना जगह बना लेता है, और इससे क्या होता है, तो आपके ज्ञान में विकास होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि लेखन कौशल से छात्रों के ज्ञान में क्या हो रहा है, तो निरंतर वृद्धि हो रहा है, छात्रों का ज्ञान या विस्तृत हो रहा है। वह विविध प्रकार की सामग्री एवं विविध विषयों के संबंध में न केवल लेखन के आधार पर जानकारी प्राप्त करता है, बल्कि अपनी भावनाओं और विचारों को क्या करता है, तो लिपिबद्ध करने की योग्यता भी अर्जित करता है। आपको अभी मैंने बताया कि इससे आपके लेखन कौशल का भी विकास होता है। चलिए आगे हम बात करते हैं। तो लेखन कौशल का जो महत्व है, इस दृष्टि से स्वतः आप देख सकते हो या बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि लेखन व्यवस्था के साथ साथ जो है क्या होती है, तो उनकी संस्कृति भी संबंधित है। जैसे हमारी संस्कृति, हमारा जो है संस्कृति या पहले कैसी थी, अब कैसी रह गई है, तो इन सभी चीजों का कंपैरिजन हम किससे करते हैं, तो पुरानी जो हमारी संस्कृति है वह किसी न किसी पुस्तकों में लिखा गया है, किसी न किसी साहित्यिक स्रोतों में उसे वर्णित किया गया है, तो उसके आधार पर हम क्या कर पाते हैं, तो अभी और पुरातन संस्कृति को क्या कर पाते हैं, तो कोरिलेट कर पाते हैं, उसके बीच में अंतर को पता कर पाते हैं।
इसलिए हमारा लेखन शैली जो क्या हो जाता है तो काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है। उम्मीद करता हूं लेखन के महत्व को समझ गए होंगे। चलिए भाई साहब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए आपका अगला प्रश्न क्या कहता है। प्रश्न है कि खेल एवं विज्ञान पत्रकारिता में जो है यह क्या अंतर है। सबसे पहले हम लोग समझेंगे खेल पत्रकारिता को, इसके बाद हम लोग समझेंगे विज्ञान पत्रकारिता को कि ये दोनों पत्रकारिता जो है यह क्या है। तो समझिए सबसे पहले खेल पत्रकारिता को। खेल पत्रकारिता कहने का मतलब होता है क्या तो प्ले जर्नलिज्म या फिर गेम जर्नलिज्म। देखिए खेल पत्रकारिता जो है यह लेखन का एक रूप है जो कि खेल के विषय और घटनाओं पर रिपोर्ट करता है। यानी कि देखिए आप न्यूज चैनल तो देखते होंगे, जैसे कि आजकल जो है बहुत ज्यादा चर्चित न्यूज चैनल आज तक हो गया, इसके बाद आपका बिहार झारखंड हो गया, इस तरीके से बहुत सारे न्यूज चैनल्स हैं। उस न्यूज चैनल्स पर आपको समय के अकॉर्डिंग जो है विभिन्न विभिन्न प्रकार के क्या दिखाए जाते हैं, न्यूज दिखाए जाते हैं, जिसमें भाई साहब कभी आपको खेल का, फिर या कहा जाए तो कभी देश विदेश के न्यूज को दिखाया जाता है, या फिर कहे तो कभी कभी जो है वैज्ञानिक दृष्टिकोण की चीजों को दिखाया जाता है। तो इन सभी चीजों का प्रदर्शन ही क्या है तो अलग अलग क्षेत्र में पत्रकारिता कहलाती है। जैसे कि खेल की बातों को अगर दर्शाया जा रहा है वहां पर तो वह खेल पत्रकारिता हो गया। खेल की बातों को, खेल से संबंधित घटनाओं को, जैसे कि आज इंडिया का मैच है तो भाई कौन जीतेगा कौन हारेगा, अफगानिस्तान ने कितना रन बनाया, भारत ने कितना जो है कितने ओवर में उसे चेस कर लिया, भारत ने कितना बनाया, अफगानिस्तान को कितने ओवर में समेट दिया, ये सारी की सारी सूचनाएं आपको कहां से मिलती है, खेल पत्रकारिता से ही मिलता तो है। ठीक है, इसलिए हम याद रखेंगे कि खेल एवं उसकी घटनाओं को रिपोर्ट करने वाली जो आपकी पत्रकारिता है वह क्या है तो खेल पत्रकारिता है। इसमें जो क्या होता है तो एथलीट के बारे में लिखने का अभ्यास किया जाता है और इसे एक व्यावसायिक तौर पर जो है प्रस्तुत किया जाता है। खेल पत्रकारिता मीडिया संगठन के मुख्य वर्ग में से एक माना जाता है। खेल पत्रकारिता क्या है तो मीडिया संगठन के यानी कि मीडियाओं का जो समूह है उस समूह में यह एक सबसे प्रमुख अंग माना जाता है। वहीं पर हम बात करते हैं विज्ञान पत्रकारिता की। विज्ञान पत्रकारिता कहने का मतलब है कि जहां भी पत्रकारिता के माध्यम से, जर्नलिज्म के माध्यम से हमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण को समझाने का प्रयास किया जाता है। यानी कि विज्ञान पत्रकारिता वह पत्रकारिता है जो वैज्ञानिक विषयों से संबंधित समाचार तथा फीचर आम जनता तक पहुंचाने का काम करती है। यानी कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण को, वैज्ञानिक बातों को, विज्ञान से संबंधित बातों को यह जो जनताओं के बीच में क्या करती है प्रस्तुत करती है, उसी पत्रकारिता को क्या कहा जाता है तो सर विज्ञान पत्रकारिता कहा जाता है। और इससे जो है क्या होता है तो वैज्ञानिक, पत्रकार और आम जनताओं के बीच में काफी गहरा संबंध बन जाता है। तो उम्मीद करता हूं आप भाई साहब खेल पत्रकारिता और विज्ञान पत्रकारिता के बारे में समझ गए होंगे। अब आइए हम अगले क्वेश्चंस पर चर्चा करते हैं। आपका अगला क्वेश्चंस जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस कहता है नाटक का क्या आशय है। तो नाटक के बारे में समझिए कि नाटक क्या होता है। देखिए नाटक शब्द जो है यह शब्द नट से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? नट शब्द से बना हुआ है। और इस नट शब्द का अर्थ होता है सात्विक भावों का अभिनय। यानी कि कोई भी भावना जिसे हम लोग क्या कर सकते हैं तो एक रंगमंच के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं, उसी को तो नाटक कहा जाता है। कहा जाता है कि नहीं? अब इसे हम परिभाषिक आधार पर किस प्रकार व्यक्त करेंगे तो देखिए इसे परिभाषिक आधार पर व्यक्त करने के लिए हम लिख सकते हैं कि रंगमंचों पर अभिनय द्वारा प्रस्तुत करने की दृष्टि से लिखी गई तथा पात्रों एवं संवादों पर आधारित एक से अधिक अंकों वाली दृश्यात्मक साहित्यिक रचना को क्या कहा जाता है? नाटक कहा जाता है। सर कुछ भी पल्ले नहीं पड़ा, भाई रुको जरा, ठीक है। देखिए यहां पर समझते हैं कि यह नाटक जो होता है क्या होता है। तो नाटक जो है भाई साहब किसी स्टेज के माध्यम से, किसी रंगमंच के माध्यम से प्रस्तुत करने वाला एक लेख है। और इस लेख में कई सारे पात्र होते हैं, यानी कि कई सारे आपको दृश्य मिलेंगे। ठीक है, पात्र कहने का मतलब कई सारे आपको व्यक्ति मिलेगा जो अलग अलग रोल में मिलेगा। इसके बाद जो है इसमें बहुत सारे ऐसे मैसेज शामिल होते हैं जो कि आपको क्या करता है? शिक्षित करने का काम करता है। आपको विभिन्न विभिन्न क्षेत्र में जो है क्या करती है तो शिक्षा प्रदान करती है। ठीक है, इसके साथ साथ इसके केवल एक दृश्य नहीं, इसके अनेकों दृश्य होते हैं। इसे कई दृश्यों में बांटकर क्या किया जाता है तो प्रस्तुत किया जाता है। इसी घटना को या फिर इसी लेखन शैली को क्या कहा जाता है तो नाटक कहा जाता है। उम्मीद करता हूं आप नाटक के बारे में समझ गए होंगे। देखिए नाटक के बारे में भारतेंदु हरिश्चंद्र का एक मत था। इन्होंने लिखा कि नाटक शब्द जो है जिसका अर्थ नट लोगों की क्रिया है। नट लोगों की क्रिया, ठीक है,
दृश्य काव्य की संज्ञा रूपक है। यानी कि दृश्य काव्य जो है भाई साहब, दृश्य जैसे कि हम कोई भी नाटक को प्रस्तुत करते हैं तो यह काव्य के अंतर्गत जो है कहा जाए तो यह क्या है, तो यह एक रूपक है। क्या है, यहां पर हम रूपों का प्रदर्शन करते हैं जिसके माध्यम से हम किसी भी बातों को व्यक्त कर पाते हैं। ऐसा किसका मानना था? भारतेंदु हरिश्चंद्र का मानना था। तो उम्मीद करता हूं आपको नाटक के बारे में समझ में आ गया होगा। अब आइए अगले प्रश्न पर बात करते हैं। स्टार लगाइएगा प्रश्न पर, यह छपने वाला प्रश्न है कि अलंकार क्या है। देखिए, हम सबसे पहले अलंकार के शाब्दिक अर्थ को समझते हैं। तो अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है श्रृंगार। क्या होता है भाई साहब? श्रृंगार। महिला सब तो ज्यादा जानती होगी, ठीक है, जितनी भी लड़कियां हैं आपको तो पता ही होगा, लड़के तो कम सजते संवरते हैं, वैसे आजकल लड़के भी कम नहीं है किसी से, ठीक है। देखिए, तो अलंकार की अगर बात करें तो जैसे भाई साहब एक नारी के लिए क्या होता है, श्रृंगार, श्रृंगार का रोल अपने जीवन में अहम होता है, उसी प्रकार जो है काव्य में अलंकार का क्या होता है, तो रोल होता है। जिस प्रकार श्रृंगार एक नारी की शोभा बढ़ाती है, उसी प्रकार अलंकार जो है यह काव्य की शोभा बढ़ाती है। अर्थात जिस प्रकार आभूषण से नारी का लावण्य बढ़ जाता है, उसी प्रकार अलंकार से कविता की शोभा बढ़ जाती है। शब्द तथा कहा जाए तो अर्थ जिसकी विशेषता से क्या होता है, तो काव्य का श्रृंगार होता है, उसी को अलंकार कहा जाता है। देखिए, कहा गया है कि अलंकरोति इति अलंकारः, यह संस्कृत का एक श्लोक है, अलंकरोति इति अलंकारः, जिसका अर्थ होता है कि जो अलंकृत करता है उसी को क्या कहते हैं, अलंकार कहते हैं। अलंकृत यहां पर दो दृष्टिकोण से हो सकते हैं, एक सार्थकता और एक निरर्थकता। सार्थकता जैसे कि आप देखते होंगे गांव घर में आपको सुनने को मिलता होगा, कुछ व्यक्ति जिसकी भावनाएं जो होती है वह गलत होता है, तो या फिर उसका जो कर्तव्य होता है वह अगर गलत होता है तो उसे क्या किया जाता है, अलंकृत किया जाता है एक गलत दृष्टिकोण से। लेकिन कुछ व्यक्ति जो कि समाज में ऐसे भावना के होते हैं जो क्या हो, तो सद्गुण भावना हो, या फिर उसका कर्तव्य जो है या क्या हो तो काफी सार्थक हो, ऐसे व्यक्तियों को क्या किया जाता है, तो एक सही या सार्थक भावनाओं से या फिर सार्थक अलंकार से अलंकृत किया जाता है। तो देखिए, सीधा सीधा कहा गया है अलंकरोति इति अलंकारः, जो अलंकृत करेगा उसी को हम लोग किस नाम से जानेंगे मेरे भाई, अलंकार के नाम से जानेंगे। अब इसे हम लोग एक एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। तो देखिए, एग्जाम्पल्स में एक श्लोक है, इस श्लोक के रहस्य को समझिएगा कि किस प्रकार अलंकार जो है यह कविताओं की, काव्यों की शोभा बढ़ाती है। देखिए, कहता है सोहत ओढ़े पिटपट श्याम सलोने गात, मानो नील मणिशैल पर आतप परियो प्रभात। कहने का मतलब है कि जिस प्रकार श्री कृष्ण के श्यामल शरीर पर पीला वस्त्र ऐसा लग रहा था, ऐसा लगता है मानो कि नीलम पर्वत पर प्रभाव काल की धूप शोभा पा रही है। यानी कि भगवान श्री कृष्ण के श्यामल शरीर पर पीला वस्त्र इस प्रकार से लगता है, इस प्रकार उसकी शोभा बढ़ाता है जैसे मानो कि नीलम पर्वत पर एक जो है प्रभात, यानी कि कहे तो सुबह के समय में जो धूप की एक लालिमा होती है, उसकी चमक होती है, उस प्रकार कृष्ण के शरीर पर क्या कर रहा है, तो पीला वस्त्र उसकी शोभा बढ़ा रहा है। तो इस प्रकार से शोभनीय बनाता है आपका अलंकार काव्यों को। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर क्वेश्चंस देखते हैं मेरे भाई। अगला नंबर क्वेश्चंस आपका कहता है कि तर्क क्या है। देखिए, जो कि ये आज के इस क्लास का आखिरी क्वेश्चंस होगा, इसे समझिए। कहता है तर्क क्या है, इसके प्रकारों को समझाइए। तर्क की अगर हम बात करते हैं तो यह क्या होता है, तर्क कहिए या फिर विश्लेषण कहिए, क्या कह सकते हैं, विश्लेषण कहिए, दोनों का लगभग शाब्दिक अर्थ क्या होता है, समान होता है। तर्क एक प्रकार की वैसी प्रक्रिया है जो उपस्थित समस्याओं के लिए क्या करता है, तो हल प्रस्तुत करता है। जैसे मान लीजिए कि कोई क्वेश्चन हमारे सामने आता है, ठीक है, उसे हम मान लीजिए ऑब्जेक्टिव हम आपको समझा रहे हैं, तो आपने हमारी क्लास तो देखी होगी। आपने अगर हमारी क्लास देखी होगी तो आपने इसे महसूस जरूर किया होगा कि मैं एक क्वेश्चन लेता हूं तो उससे रिलेटेड आपको बहुत सारे फैक्ट्स बताता हूं। क्यों बताता हूं, ताकि जो है इस प्रश्न से रिलेटेड आपके जो भी डाउट्स बन सकते हैं वो सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं, जिसे हम लोग उसके विश्लेषण के रूप में जानते हैं, या फिर कहे तो उससे रिलेटेड तर्क के रूप में जानते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि तर्क जो है भाई साहब एक प्रकार का वैसा प्रक्रिया होता है जो कि आपके बीच उपस्थित समस्याओं का आपको क्या करती है, तो हल प्रदान करती है, और इसके प्रदान किए गए हल से क्या होती है, तो आपकी समस्या जो है यह जल्द ही समाप्त हो जाती है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, तर्क कहते हैं। अब तर्क के प्रकार के बारे में जानते हैं। तो देखिए, तर्क मौलिक रूप से दो प्रकार के होते हैं।
पहला आपका आगम तर्क होता है और दूसरा आपका निर्गम तर्क होता है। देखिए आगम तर्क क्या है, तो अगर हम बात करें आगम तर्क की, तो इसमें व्यक्ति अपने अनुभवों या फिर स्वयं के द्वारा संगठित तथ्यों के आधार पर किसी सामान्य सिद्धांत तक पहुंचता है। यानी कि आगम तर्क के अंतर्गत अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति है, तो वह व्यक्ति अपने पुराने अनुभव या अपने द्वारा कुछ भी संगठित किए गए तथ्यों, जैसे फॉर्मूला वगैरह वगैरह जो भी है, वो पहले से उसके पास यदि संगठित है, तो उन संगठित सिद्धांतों के आधार पर ही क्या कर पाता है, तो उसकी प्रामाणिकता को सिद्ध कर पाता है। इसे जो है हम लोग सृजनात्मक चिंतन के नाम से भी जानते हैं। आगम तर्क को किस नाम से जानते हैं, तो सृजनात्मक चिंतन के नाम से जानते हैं। इसके जो है 3 रूप हैं, 3 स्तर हैं। देखिए यह तीन कौन कौन से स्तर से गुजरता है, तो पहला यह निरीक्षण, फिर परीक्षण और इसके बाद सामान्यीकरण। ये तीनों स्तर से गुजरता है आपका आगम तर्क, और फिर यह आपको क्या देता है, तो समस्याओं का सॉल्यूशन देता है। लेकिन हम बात करते हैं निर्गम तर्क की, तो निर्गम तर्क जो है भाई साहब, इसमें व्यक्ति स्वयं के द्वारा पूर्व निश्चित नियमों और सिद्धांतों को स्वीकार करता है। यानी कि इसमें जो पूर्व से कोई चीजें निर्धारित कर दी गई है, उस चीज को ही व्यक्ति के द्वारा क्या किया जाता है, तो स्वीकार किया जाता है। तत्पश्चात जब वो उसका प्रयोग करते हैं, तो प्रयोग करने के द्वारा जो है उसकी सत्यता का और उसके मापन का क्या करता है, तो परीक्षण करता है। तो ये आपका निर्गम तर्क है। उम्मीद करता हूं कि आज की जो क्लास है भाई साहब, जिसमें मैंने आपको 8 क्वेश्चंस बताए हैं, ये 8 के 8 क्वेश्चंस आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगर एक बार बताइए कमेंट करके फटाफट से समझ गए हैं, तो कमेंट में छाप दीजिए यस सर। ठीक है, मैं समझ जाऊंगा कि आप लोगों को क्लासेस आज की बहुत ज्यादा हेल्पफुल लगी है। ठीक है, विशेष आप लोगों के लिए ऑब्जेक्टिव की क्लास मैंने प्रोवाइड कर दी है, उसे आप लोग जरूर देख लीजिएगा, ताकि आपके पेपर में जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को आराम से हल कर सकोगे। विशेष चैनल पर नए अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हो मेरे भाई, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा। सेशन को एक प्यारा सा लाइक करके अपने सभी दोस्तों को जरूर शेयर कर दीजिएगा। आप लोगों के साथ अगली क्लास में मिलेंगे। आपके एग्जामिनेशंस के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, मिलेंगे आप लोगों के साथ अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।